दोस्तों, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमें कोई मल्टी बैगर शेयर बता दे, हमें कहीं से ऐसी कोई टिप मिल जाए जिससे कि बहुत बड़ा पैसा बन जाए। लेकिन दोस्तों, कड़वा सच ये है कि जब तक आप खुद किसी कंपनी का पोस्टमार्टम नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और प्रदीप फाइनेंस ज्ञान में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की, यानी कि किसी कंपनी की पिछली बैकग्राउंड क्या है, वो कितना रेवेन्यू कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, उनके दामन अच्छे हैं या नहीं, कितनी उसने लोन लेके रखा है, उस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं, ये जानने के लिए हमें करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस। और आज हम जिस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वो भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है जिसका नाम है REC लिमिटेड। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हम स्क्रीन पर screener.in एक साइट है जहाँ पर से हम फ्री में किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, उन रेशियोज को समझ सकते हैं जिन रेशियो की हमको ज़रूरत होती है, जिससे हम कंपनी के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सिंपली आपको अपने ब्राउज़र पर आ जाना है और टाइप करना है स्क्रीनर। जैसे ही आप स्क्रीनर साइट पर आते हैं, ये साइट इस तरह से आपको दिखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक सर्च बॉक्स दिया है जहाँ पर आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि REC लिमिटेड मैंने सर्च किया। ये कंपनी का पूरा बायोडाटा, पूरा सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई। सबसे पहले नाम हमने कंफर्म किया। राइट साइड में अबाउट का सेक्शन अपने को देखने को मिलता है, जहाँ पर ये दिया गया है कि ये कंपनी क्या काम करती है। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें किसी भी ऐसे कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए जिस कंपनी के बारे में हम जानते ही नहीं हैं कि वो कंपनी क्या काम करती है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा है कि REC जो है वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी यानी भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है, और ये कंपनी पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को लोन देने का काम करती है। अब लेफ्ट साइड में कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि आप मार्केट कैप दिया है, स्टॉक पी दिया है, ROCE, ये सारी क्या चीज़ें हैं मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। मार्केट कैप 88,000 करोड़ का दिया हुआ है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। यानी कि लार्ज कैप कंपनी जो टॉप 100 कंपनी होती है भारत की, उनमें ये एक कंपनी आती है। स्टॉक पी इसका 5.46 है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए आपको ₹5.5 के आसपास लगाना पड़ेगा। ROCE और ROE ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE मतलब 20%, यानी कि जो कंपनी में हम पैसा लगाते हैं उस पे हमें लगभग 20% का रिटर्न हमको देखने को मिलता है। इस कंपनी का करेंट प्राइस ₹337 चल रहा है, जिसका बुक वैल्यू ₹323 यानी कि एक फेयर मार्केट वैल्यू है दोस्तों, जो हमें देखने को इसमें मिलता है। इस कंपनी ने पिछले 52 हफ्तों में ₹429 का हाई लगाया था, वहीं ₹304 का इसने लो भी लगाया हुआ है। और इस कंपनी में डिविडेंड यील्ड 5.32 का दिया है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इस कंपनी का शेयर आपको बढ़ेगा, उससे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ कंपनी हर साल लगभग 5.5% के आसपास डिविडेंड भी दे देती है, जो कि सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब इसे देखने के बाद हम थोड़ा-सा नीचे और आते हैं। यहाँ पर आगे आपके लिए चार्ट्स। आप डायरेक्ट यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर टैब्स दिए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पर आए हुए थे चार्ट्स पे, तो चार्ट हम टेक्निकल में बात करेंगे अलग से। यहाँ पर भी अब दिया हुआ है एनालिसिस। जो कंपनी है स्क्रीनर, ये स्क्रीनर ने भी कंपनियों का एनालिसिस करके अपने जो प्रोस और कॉन्स हैं वो भी लिखे हैं। प्रोस यानी कि इसकी अच्छी बातें, कॉन्स माने जो इसकी निगेटिव चीज़ें हैं। जैसे कि प्रो में सबसे पहले लिखा है स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.05 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी जो है अपने बुक वैल्यू के लगभग 1.05 गुने पर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। जो बुक में वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा हायर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें करेक्शन आने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। कॉन्स में जैसे क्या लिखा है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी माइट बी कंप्लाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 10.9 ओवर पास्ट 5 ईयर्स, यानी कि इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 10.9 यानी कि लगभग 11% के आसपास का जो है सेल्स ग्रोथ दी है, जो कि बाकी कंपनी की तुलना में कम है, ये कहा जा रहा है। तो ये कुछ निगेटिव है, कुछ इसके कंपनी में अच्छी बातें भी दी, जैसे डिविडेंड यील्ड को इसने अच्छा बताया है। तो इस तरह से आपको एक-एक करके ये सारी चीज़ों को समझना है। इसके नीचे आता है दोस्तों पीयर कंपैरिजन। ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि हमें देखना होता है कि भाई सेम सेक्टर में काम करने वाले जो कंपनी है, उन कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, जो नंबर्स है, वो कहाँ पर बैठते हैं। जैसे कि इसी सेक्टर में और कौन-कौन सी कंपनियाँ काम करती हैं,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा है यहाँ पर IRFC, REC, हुडको, इंडिया रिन्यूएबल, IFCI, इन सभी कंपनियों को यहाँ पर दिया गया है। इस सभी कंपनियों का हम एक 1 बाय 1 कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि देखिए CMP की यानी कि करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है 429 रुपये का भाव चल रहा है, REC 337 रुपये, IRFC 99 रुपये। अब यहाँ पर IRFC 99 रुपये देकर हमें लगेगा कि ये शेयर तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्यों ना इसे ही खरीद लिया जाए। लेकिन जब हम इसकी PE रेशियो को देखते हैं तब हमें समझ आता है कि IRFC महंगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था PE रेशियो, 1 रुपया कमाने के लिए हमें उतना रुपया लगाना पड़ेगा जो कि PE रेशियो बताता है। यानी कि IRFC में 1 रुपये का हमें प्रॉफिट कमाना है तो 18 रुपये 50 पैसे लगाने होंगे। जबकि PFC या REC की मैं बात करूँ तो वहाँ पर लगभग 5.5 रुपये लगाएंगे और 1 रुपये का प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो IRFC हमारे लिए महंगा है, जबकि PFC हमारे लिए सस्ता है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप दोनों से थोड़ा सा छोटा हुआ है, लेकिन मार्केट कैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा दोस्तों, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लार्ज कैप कंपनी है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात मैं करूं तो डिविडेंड यील्ड देखिए IRFC से अच्छा ही है और PFC से भी अच्छा है। PFC दोस्तों REC की ही पेरेंट कंपनी आप मान सकते हैं। दोनों का मर्जर होने वाला है, बातचीत चल रही है, मर्जर कुछ दिन में हो सकता है, अगले साल के जून तक इनके दोनों के मर्जर हो जाने की संभावना है। नेट प्रॉफिट दिया है, उसे क्वार्टर प्रॉफिट दिया है, सेल्स दिया है, क्वार्टरली सेल्स क्या है, ROCE क्या है, ये सभी सारी चीज़ें दी हैं। अब जो मेन चीज़ है जो लास्ट में लिखा है ROCE यहाँ पर दिया है दोस्तों। इस ROCE का मतलब ये होता है कि इस कंपनी में जितना भी पैसा शेयर होल्डर्स के द्वारा लगाया गया है और जो उन्होंने कंपनी ने लोन लिया है, उन दोनों को मिलाकर जो टोटल पूंजी लगाई गई है उस पर कितना % रिटर्न मिलता है, उसे बोलते हैं ROCE। तो PFC 9.71% देता है, REC 9.71, IRFC का उससे बहुत कम है 5.64। ऊपर मैंने ROE की भी बात की थी जो कि इसका लगभग 20% है। वैसे ही हुडको का भी देखना तो 8.41। इस तरह से बाकी कंपनियों का पेयर कंपेरिजन कर सकते हैं। ये पेयर कंपेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कि इसी सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी सस्ती है या ये कंपनी महंगी है। इसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ दिए हुए हैं, ये भी आप यहाँ पर कंपेरिजन कर सकते हो। पिछले जून 23 से मार्च 26 तक का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं, प्रॉफिट लॉस कंसोलिडेटेड फिगर्स दिए हुए हैं, ऊपर स्टैंड अलोन दिया हुआ था। इसके नीचे आते हैं तो कुछ कुछ हमको रेशियस और मिलते हैं। बैलेंस शीट्स में हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में हमारे लिए क्या है। कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है 2633 करोड़ है, जो मार्च 26 का था। रिजर्व 82,000 करोड़ का है। बोरोइंग 5,14,000 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज भी अब यहाँ पर दिया हुआ है। फिक्स एसेट की बात करें तो 616 करोड़ है। यहाँ पर हम शुरुआत से अगर देखें तो देखिए यहाँ पर 110 करोड़ से शुरू हुआ था, जो कि 616 करोड़, मतलब एसेट्स में भी ये लोग अच्छी खासी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी इनका बढ़ता हुआ है 352 करोड़ से 9,831 करोड़, ये अच्छी खासी बढ़त दिखाती है। टोटल एसेट्स की हम बात करें तो 945 करोड़ था हमारे मार्च 2016 में, वो बढ़कर अभी मार्च 2026 में हो गया दोस्तों 6,29,583 करोड़, जो कि बहुत अच्छी बढ़त बढ़ाती है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है कैश फ्लो, लेकिन इससे पहले आपको बैलेंस शीट को अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट जो है हमें बताता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है। अब इसके बाद आते हैं कैश फ्लो दोस्तों अगर कंपनी की सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन कैश फ्लो निगेटिव है तो उस कंपनी में भी रिस्क माना जाता है, क्योंकि उस कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। लेकिन इससे आप कैश फ्लो कैसा है ये कैसे समझ सकते हैं, अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है इसका मतलब उसके पास कैश फ्लो पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि डिविडेंड देने के लिए आपको बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए होता है जिसको आप शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो कैश फ्लो रहेगा तभी आप डिविडेंड दे पाओगे। तो ये आप समझ लीजिए कि डिविडेंड दे रहे हैं मतलब कैश फ्लो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कैश फ्लो देखते कैसे हैं। तो कैश फ्लो में देखिए नीचे आप ये ऊपर कैश फ्लो ऑपरेटिंग इक्विटी इस सब को आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखिए नेट कैश फ्लो क्या दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर नेट कैश फ्लो दिया हुआ है, नेट कैश फ्लो अभी मार्च 2026 का, ये हमें लेटेस्ट देखना होता है दोस्तों। तो नेट कैश फ्लो अभी दिख रहा है कितना, 289 करोड़ रुपए, यानी कि कंपनी के पास 289 करोड़ रुपए अभी भी इनके पास मार्च 2026 की स्थिति में बैंक में और कैश में पड़ा हुआ था, जो कि एक अच्छा माना जाता है। अगर निगेटिव है तो दिक्कतें मानी जाती है, जैसे बीच में मार्च 22 में निगेटिव था 1038 करोड़, मार्च 18 में बहुत ज़्यादा निगेटिव था 4,220 करोड़, तो उस समय इनकी स्थिति थोड़ी ख़राब थी। लेकिन अभी वर्तमान में पिछले 3 क्वार्टर से मैं देखूँ तो ठीक ठाक चल रहा है। बीच में थोड़ा बहुत निगेटिव आना, ये मार्केट का ऊपर डाउन अप डाउन होते रहता है दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं रेशियोज़ की।
तो रेशियो में यहाँ पर फिर से एक बार दिया हुआ है ROE, जो ऊपर में दिया था वही सेम टू सेम चीज़ है। ROE मैंने बता दिया, ROE मतलब जो पैसा आपने लगाया, जो शेयर होल्डर द्वारा लगाया था, उस पैसे पर कितना परसेंट रिटर्न मिलता है। लगभग 20% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिलता जा रहा है, जो कि लगातार इम्प्रूवमेंट को दिखाता है। थोड़ी बहुत कमी और बढ़ोतरी होती रहती है। कुछ इंसाइट्स हैं दोस्तों यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, लेकिन ये इंसाइट्स उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो स्क्रीनर के प्रो सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप लेके रखते हैं। तो ये आपको फ्री में नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको, अगर आपको एडवांस में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए इस कंपनी के बारे में, तो आपको इसका प्रो खरीदना पड़ेगा। इसके नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि इस कंपनी की शेयर होल्डिंग किन लोगों के पास है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, करंट का देखते हैं मार्च 2026 का, तो प्रमोटर्स जिस कंपनी के हैं, इस कंपनी के 52.63% जो शेयर्स हैं, जो होल्डिंग्स हैं, वो प्रमोटर्स के पास हैं। FII यानी कि विदेशी जो निवेशक, जो विदेशी लोग हैं, उनके पास 15% के आसपास है। जो घरेलू निवेशक हैं, जो यहाँ के संस्थागत निवेशक हैं, उनके पास 16% है। सरकार के पास बहुत कम है, 0.05% है, और पब्लिक के पास 15% है। किसी भी ऐसी कंपनी में जहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है और प्रोमोटर्स के पास कम है, उस कंपनी के बारे में भी गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि उस कंपनी में भी जो है ये देखना मुश्किल होता है कि उस कंपनी का भविष्य कैसा है। क्योंकि अगर पब्लिक तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पब्लिक में, करोड़ों लोग हैं, तो सबका डिसीजन एक जैसा नहीं हो सकता। सभी लोग एक चीज़ पर सहमत हों, उसके लिए बहुत कम चीज़ें होती है, इसलिए डिसीजन लेने में बहुत देरी होती है। इसलिए मैनेजमेंट में देरी यानी कि काम में देरी, और काम में देरी इसका मतलब रेवेन्यू का गिरना। इसलिए कहा जाता है कि पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो, तो ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से भी हमें बचना चाहिए, और जिन कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा हो, उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अगर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी हमें सोचना पड़ता है। अब इसके नीचे आ जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अगर आपको चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट्स को या फिर यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल 2025 का, 24 का, 23 का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है स्क्रीनर.इन पर फ्री में किसी भी कंपनी का आप एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटली एनालिसिस कर सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि किसी कंपनी में हमें पैसा लगाना है या नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर अपने सवाल पूछें, मैं उन सवालों के जवाब बिल्कुल दूंगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।